नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 46। काफी समय बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग फिर जीएस मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज की सीरीज में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप फ्लिपकार्ट पे जाकर डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर वहां से खरीद भी सकते हैं। तो उस बुक को एक बार जरूर गो थ्रू करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी, भले आज की क्लास में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा कि खाली हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आप बहुत सिंसियरिटी के साथ इस पूरी क्लास को पढ़ेंगे तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि हमने काफी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सुमेलित की बात की गई है, करेक्टली मैच्ड की बात की गई है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि लॉर्ड डेलहाउसी दिया गया। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड लिटन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लॉर्ड रीडिंग, और आखिरी में आपको दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉर्ड विलिंगटन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, डी। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में जब हम बात कर रहे हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट और डेलहाउसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, डेलहाउसी ने विडो रीमैरिज एक्ट को ड्राफ्ट किया था, ठीक है, लेकिन ये लागू किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के पहले 1856 में। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और विडो रीमैरिज एक्ट में किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये भी नाम आप याद रखेंगे। जब हम विडो रीमैरिज एक्ट की बात करते हैं तो सती प्रथा की भी बात याद आती है। तो एबोल्यूशन ऑफ सती प्रथा, ठीक है, ये किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का सही उत्तर डी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय में आया था, 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जिसको कि शारदा कानून भी कहते हैं, ये किसके समय में आया था, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। और ईयर कौन सा था, 1929। इस एक्ट के थ्रू जो लड़कों की आयु थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया था और लड़कियों की आयु 14 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा, हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लास ईयर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देता है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो एक्ट से बनते हैं वो यही बनते हैं कि किस वाइसरॉय या किस गवर्नर जनरल के समय में ये एक्ट आया था। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, सती प्रथा वाला भी याद रखिएगा, विलियम बेंटिक का नाम। चलिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका होता है स्क्रीनशॉट लीजिए, एक फोल्डर बनाइए और उसको रिवाइज करते हुए चलिए। तो वॉरेन हेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इनके समय पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फर्स्ट मराठा वॉर किसके समय पे हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और फर्स्ट मराठा वॉर में कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी, सालबाई की ट्रिटी साइन हुई थी। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नोट करते हुए चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड मैसूर वॉर किसके समय पे हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुआ था। पूछा गया प्रश्न है ये, मैच द कॉलम के फॉर्म में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर गवर्नर जनरल के नाम दिए गए थे एक तरफ, और एक तरफ आपके वॉर के नाम दिए गए थे। कौन सी वॉर किसके समय पे हुई थी आपको सुमेलित करना था, मैच करना था।
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इनके समय पे थर्ड मैसूर वॉर हुआ था, और आपको पता है इन्हीं के समय पे जब थर्ड मैसूर वॉर हुआ तो कौन सी ट्रिटी साइन हुई? ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसके समय पे आया था? परमानेंट सेटलमेंट वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे आया था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। और फोर्थ मैसूर वॉर जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, वो किसके समय पे हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे हुआ। और सेकेंड मराठा वॉर भी। लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें तो ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी रणजीत सिंह के साथ। हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार में नहीं याद होगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने कई बार पेपर दिया है, तो आपको ये सब पॉइंट्स याद होंगे, ये सारे फैक्ट्स याद होंगे। लेकिन अगर अभी आप नए आए हैं इस फील्ड में, अभी आपको देना है आरओ की परीक्षा पहली बार, तो ये सारे पॉइंट्स क्या करो, एक जगह नोट डाउन कर लो। मैं तो कहती हूँ आरओ की क्या पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बीईओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सारे परीक्षाओं के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इनके समय में थर्ड मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। और रैयतवाड़ी सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट भी इन्हीं के समय में हुआ था। एंग्लो नेपाल वॉर भी इन्हीं के समय में हुई थी। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। क्लास मेरे लेक्चर की स्पीड आप पे डिपेंड करती है, अगर आप चाहें तो वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है और स्क्रीनशॉट लेना है आराम से, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध महावीर के जीवन से था? ठीक है, महावीर की लाइफ की बात की गई है और कौन से स्थानों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले मगध, अंग, कौशल और गांधार। तो यहाँ पर महावीर की जब बात की गई है तो मगध, अंग, कौशल, ये तीनों स्थानों का संबंध इनकी लाइफ से था। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का सही उत्तर क्या है? ए है। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं वज्जी, ठीक है, यहाँ पर देखिए वज्जी, और ये वैशाली की राजधानी थी और यहाँ पर महावीर जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा क्लास, अगर आपसे पूछे कि महावीर जी का निर्वाण कहाँ पे हुआ था तो पावापुरी का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, पावापुरी का नाम याद रखेंगे। राजगीर जो कि मगध की राजधानी थी, इसी के समीप एक जगह थी पावापुरी जहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब क्लास देखिए, यहाँ पर कुछ महाजनपद, 16 महाजनपद के नाम दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है। पिछले साल ये प्रश्न पूछा था, महाजनपद एक तरफ दिया गया था और एक तरफ राजधानी दी गई थी और आपको मैच करना था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंग चंपा, मगध राजगृह, काशी वाराणसी, वत्स कौशंबी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन या महिष्मती, मल कुशावती। ये 8 यहाँ पर दिए गए हैं और 8 आपके दूसरे स्लाइड में दिए गए हैं। तो प्लीज मैं आपसे फिर एक बार कहूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए महाजनपद से रिलेटेड और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ महाजनपद दिए रहेंगे, दूसरी तरफ राजधानी दी गई रहेगी और आपको मैच करना है, ठीक है। तो राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा इन 16 महाजनपद की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? तो आप याद रखेंगे मगध, जिसकी की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, बाद में वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई, ठीक है। तीनों इसकी राजधानी थी, राजगृह, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। दूसरा पेपर में प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है। याद रखिएगा क्लास, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो वो है अस्मक, और अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन। तो ये देखिए 15वें नंबर पे दिया गया है और यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का ये क्षेत्र था। तो हो सकता है पेपर में अगली बार पूछ लिया जाए कि जो महाजनपद आपका दक्षिण भारत में है वो किस नदी के आसपास है। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के आसपास है, अस्मक है और राजधानी क्या है? पोतन है। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न जो कि महाजनपद से बनते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से किस जन का उल्लेख, यहाँ पे जन की बात की गई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऋग्वेद से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ऋग्वेद से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? यदु, पुरु, ठीक है, फिर उसके छेदी, मत्स्य। तो मैं आपको बता दूं, यदु, पुरु, छेदी, मत्स्य, इन चारों जनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? अगंतुक निकाय में। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। तो जितने प्रश्न मैंने आपको महाजनपद से रिलेटेड बताए हैं, कैपिटल वाले, ठीक है, राजधानी वाले याद रखेंगे, फिर दक्षिण भारत वाला याद रखेंगे आप, फिर सबसे पावरफुल कौन सा था वो याद रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर जो मैंने आपको बताया किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो भी आप याद रखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, नवदान्य आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, नवदान्य मूवमेंट इज रिलेटेड टू, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिया गया संपत पाल से, फिर कल्याण सिंह रावत से, फिर वंदना शिवा से, फिर सुंदरलाल बहुगुणा से। तो मैं आपको बता दूं, नवदान्य आंदोलन जो है वो किससे रिलेटेड है? वंदना शिवा से। ठीक है, यहाँ पर तीसरे का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? थर्ड का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए, नवदान्य आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था वंदना शिवा से। अब यहाँ पर पेपर में एक बार क्या प्रश्न पूछा गया था? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है कि एक पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये किसने लिखी है? तो आज आप याद रखेंगे वंदना शिवा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस ईयर में आया था, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो वो 2002 में आया था। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई। देखिए 22 मई, तो देखिए 2-2 की बात की गई है, यहाँ पे 2002, यहाँ पे 2-2, 22 मई। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर पूछा गया है। तो न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स। आप लोग खुद देखते हो, जब भी एटॉमिक बम की बात होती है, न्यूक्लियर बम की बात होती है, तो मास डिस्ट्रक्शन होता है ना। तो मास डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की वजह से। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चौथे का जो सही उत्तर है वो है ए। देखिए क्लास, जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर आपको आए, ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको पता है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जब हम सामान ऊपर फेंक रहे हैं तो सामान नीचे आके गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, इतना आपको पता है। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को लाओ, एक साथ चिपक जाएंगे, दूर करो, जो भी रिपेल, अगर सेम पोल और अपोजिट पोल वाली जो बात होती है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, सेम पोल क्या होगा? एक दूसरे से को रिपेल करेंगे, तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब हम किसी चीज को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक सूडो फोर्स की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब भी हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? न्यूक्लियर बम की बात याद आती है, तो मास डिस्ट्रक्शन की बात आती है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। तो जरूरी नहीं है सब आए, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के पेपर में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न की हम बात करते हैं। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होता है? When an object is partially or completely immersed in water, its weight, उसका वेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन अनचेंज्ड होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो उस समय क्या होता है? उसका जो वेट होता है ना, वो डिक्रीज होता है। फिफ्थ का जो सही उत्तर है वो क्या है? बी। फिफ्थ का बी आपका सही उत्तर है। आर्किमिडीज लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एक फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये मेजर किया जा रहा वेट। एक कोई आपका मतलब एक बार है, आयरन का एक बार है जिसका की वेट क्या है? 5 kg दिख रहा है आपको, 5 kg है। ठीक है, जब इसको पानी में डुबोया गया और यहाँ पे एक होल है, तो यहाँ पर इसका जो वेट आप देखोगे इसमें, ये 5 kg से घटकर किस पे आ गई है? सुई 3 पे। किस पे आ गई है? 3 पे। यहीं पे आप देखिएगा, ये एक मेजरिंग टूल है, यहाँ पर इसका वेट कितना दिखा रहा है? 5 kg। जब इसको एक बीकर में, जो कि जिसमें कि पानी है, उसमें डुबोया जा रहा है, तो इसी मेजरिंग टूल में इसका वेट अब क्या दिखाया जा रहा है? 3 kg। मतलब 2 kg से इसका वेट अब
कम दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर इस बीकर से जो पानी आपका बाहर निकलेगा, जो रिप्लेस होगा, उसका वेट क्या होगा 2 kg। ठीक है, यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे जो वेट आपका डिक्रीज हुआ इसमें मेजरिंग टूल में, उतने ही अमाउंट का वाटर जो है वो रिप्लेस होता है। ठीक है, इसको डीप में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ भी सकते हैं, तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। 6th प्रश्न को हम देखते हैं, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की गई है, तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं दोनों उसमें पढ़ती हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, संविधान सभा की बात की गई है, और बोला गया है कि संविधान सभा में आंशिक रूप से चुनी हुई थी व आंशिक रूप से नामांकित भी थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पार्शियली इलेक्टेड थे और कुछ लोग पार्शियली नॉमिनेटेड थे। दूसरा दिया गया है, चुने हुए सदस्यों का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। मतलब यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है, दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन दिस बेसिस। सी बोला गया है, संविधान सभा में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। और आखिरी आपको दिया गया, संविधान सभा के प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी गॉट अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है, जहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है, तो इलेक्टेड मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, बल्कि यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात की गई थी। यहाँ पे कुछ और क्राइटेरियाज थे, तो 6th का जो आपका सही उत्तर होगा बी होगा, क्योंकि गलत बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड थे, कुछ मेंबर्स आपके इलेक्टेड थे। ये चीज एकदम सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और आपको पता है यहाँ पे कुछ सीटें आपकी कुछ समुदायों के लिए आपकी रिजर्व की गई थी। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, प्रोबायोटिक फूड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रोबायोटिक फूड की बात की गई है। अगर आप मार्केट पे जाते हैं तो देखते हैं प्रोबायोटिक कर्ड आता है, ठीक है, प्रोबायोटिक बार्स आते हैं, चॉकलेट्स खाने वाले। तो क्या है पहला ऑप्शन आपको दिया गया, इस प्रकार के खाद्य में जीवित जीवाणु और सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। दिस टाइप ऑफ फूड कंटेन लिविंग बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आखिरी आपको दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, इसके नियमित सेवन में से बीपी व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर इसका रेगुलर इंटेक ले तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका है सी, मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट में आप जाओगे तो प्रोबायोटिक दही, प्रोबायोटिक बार्स अवेलेबल है। इसमें ना कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसी वजह से तो मार्केट में बकायदा बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, इसका एडवांटेज होगा, बेनिफिट होगा, तभी तो ये मार्केट में बिक रही है प्रोबायोटिक्स के नाम पे। और मैं आपको बता दूं, इसके इंटेक से बहुत से इसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मोटापा घटाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, एनर्जी बार्स की तरह इसको यूज किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को किया जा सकता है। तो कई अगर हम देखें तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो दोनों ही चीजें आपकी एकदम सही थी। 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में मैं इसको पढ़ना चाहूंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात की गई है। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही दिया रहेगा ज्यादातर चांसेस है। तो बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज किस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, साउंड पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को, या फिर रेडिएशन पॉल्यूशन को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 8th का सी आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज रहती हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वहां पे जो इनका आप इस तरीके से देखिए, ये है एक आपका कोई इंडस्ट्री है, यहाँ से फ्यूम निकल रहा है। ठीक है, यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है, जो कि हार्मफुल डस्ट, एरोसोल, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकता है। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित
युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे यूरेनियम माइंस के नाम दिए गए हैं और देश दिया गया है। तो चलिए यूरेनियम माइंस को देख लेते हैं हम लोग। शिगाल लेक क्या दिया गया है? यहाँ पे नाम्बिया दिया गया है। फिर ओलंपिक डैम ऑस्ट्रेलिया, इनकाई कजाकिस्तान, सोमेयर दिया गया है नाइजर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिगाल लेक की अगर हम बात करेंगे तो सिगाल लेक जो है वो नाम्बिया में नहीं है, ये कहां पर है? कनाडा में है। ठीक है, क्लास माइंस से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं, चाहे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की गई हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो शिगाल लेक कनाडा में है, मैंने आपको बता दिया है। 10वें प्रश्न को पढ़िए, थोड़ा सा पॉज देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा बड़ा प्रश्न है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे लोग, मतलब हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस प्लेस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या एंड सतपुरा हिल्स। ठीक है, यह वह स्थान है जहां पे विंध्या और सतपुरा पहाड़ियां मिलती हैं। यहां से निकलने वाली नदियां अरीय प्रतिरूप बनाती हैं, रेडियल पैटर्न बनाती है, यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यह यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल एक भारत के प्रसिद्ध जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये बोला गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? धूपगढ़ के बारे में कहा गया है, गुरु शिखर के बारे में बात की गई है, अमरकंटक की बात की गई है या ब्रह्मगिरी की बात की गई है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको याद रखें, विंध्यन और सतपुरा हिल्स का मीटिंग पॉइंट है ये। और अगर आपने इस लाइन को पकड़ लिया ना तो आप सीधे आंसर पे आ सकते हो कि 10th का सही उत्तर क्या है? अमरकंटक। और यहाँ से कई रिवर्स निकलती हैं जो कि एक रेडियल पैटर्न में बना के निकलती है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के, रेडियल पैटर्न बना के निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10th का सी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए कि सतपुरा, अरे जब हम बात कर रहे हैं अमरकंटक की, ठीक है, अमरकंटक की बात कर रहे हैं तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा निकलती है। ठीक है, नर्मदा किस ओर जाती है? अरब सागर की ओर जाती है। सोन निकलती है, सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और जोहिला नदी निकलती है। तो नर्मदा, सोन और जोहिला का नाम आप याद रखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि मैकाल पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो याद रखिएगा ये अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, और ये अमरकंटक किस में आता है? मध्य प्रदेश में आता है। सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। विंध्य और सतपुरा हिल्स का ये मीटिंग पॉइंट भी है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 11वें प्रश्न को देखिए, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यहाँ पे जूमिंग कृषि की बात की गई है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की गई है, दूसरी तरफ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। अब क्लास इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पेपर में प्रश्न पूछता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड, और ये वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में पूछा गया प्रश्न है, एक PYQ है, तो ध्यान से देखिएगा। मिल्पा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग की बात की गई है। ठीक है, कैंगिंगन की बात की गई है और रोका की बात की गई है। तो जूमिंग आप सबको पता है, अगर हम जूमिंग की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, तो यहां पर जूमिंग देखिए बी का 3rd हो जाएगा। बी का 3rd कहां दिया गया? यहां भी दिया गया, यहां भी दिया गया। ठीक है, सी तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, जब हम मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा नाम से कहा जाना जाता है? ये आपका युकांटन में मिल्पा से जाना जाता है। तो ए का आपका 4th हो जाएगा, बी का आपका 3rd हो गया। ठीक है, फिर उसका कैंगिन की बात अगर हम करें तो ये आपका फिलीपींस, और रोका कहाँ हो गया? ब्राजील। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए है। ये क्लास दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो किन किन नामों से जानी जाती है, किन किन देशों में, ये है। ठीक है, आपको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एक जगह जहां पर फॉरेस्ट था वहां पे पेड़ों को काट कर कुछ दिन वहां पर खेती की गई। जब वहां की जो जमीन है उनकी उपज, ठीक है, फर्टिलिटी खत्म होने लगी तो उस जमीन को छोड़कर फिर आगे की तरफ मूव किए, फिर वनों की कटाई की, पेड़ों को काटा, अब वहां पर खेती करने लगे। ठीक है,
फिर उसके बाद जब वहां की जमीन की जो उपज है वो खत्म होने लगी, फिर दूसरी जगह मूव कर गए। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसको कि हम शिफ्टिंग जूमिंग कृषि भी कहते हैं। यहाँ पर आपको और भी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एक को मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पेपर में ये पूछा गया है कि रे वियतनाम में, रोका ब्राजील में, ठीक है, तवी की अगर हम बात करें तो मेडागास्कर में, ठीक है, चेना श्रीलंका में, ठीक है, तमारी की बात करें तो थाईलैंड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनावों में कोई हारा हुआ प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कुल वैध मतों का प्राप्त ना हो, मतलब कितना टोटल वैलिड वोट प्राप्त ना हो, तब वो अपना जो बेल है, जो बेल की जो प्राइस है उसको खो देता है, लॉस कर देता है। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या होगा, डी होगा 1/6। अगर 1/6 वैलिड वोट ना मिले उसको, तो जो उसकी जमानत राशि है उसको वो खो देता है। 12वें का डी आपका सही उत्तर है। और यहाँ पर देख लीजिए 25,000 रुपए जो है वो सिक्योरिटी राशि होती है, किसके लिए, आपके लोकसभा चुनाव के लिए, और विधानसभा की अगर हम बात करें तो 10,000 होता है। यहाँ पर अमाउंट नहीं पूछेगा पेपर में आपसे, जो बताया गया है प्रश्न 1/6 वाला वो आप याद रखिएगा। 13वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध मूल कर्तव्यों से है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है और बोला गया है किन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। 42nd, 44th, 86। ज्यादातर बच्चों ने इसका उत्तर दे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 42nd और 86। तो यहाँ पर 1 और 2, तो ए आपका सही उत्तर होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया था, इतना आपको पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। जब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड की गई तो वो कितने नंबर में थी, 10 नंबर में थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। अब टोटल प्रेजेंट में हमारे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 नंबर में है, ठीक है, 11 है, ठीक है। और आपको पता होगा ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन आरटीई की बात की गई है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 51A डिस्कस अबाउट डैश फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पर 10, 9, 12 और दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा आर्टिकल 51A जिसमें कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर आपसे पूछे कि जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था तो उस समय कितनी थी, तो इनिशियली 10 थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर 11 हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मैंने बताया कि किस कमिटी के सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नन ऑफ द अबव 11 होगा, ठीक है। और देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहां से फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है। यहाँ पर आपका ये सही उत्तर है। अब देख लीजिए क्लास, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, आराम से नेट पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, मिल जाएगा। 11वीं की बात मैंने आपको बता दी है, 86 से ऐड किया गया है, जिसमें कि क्या बोला गया, ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल, ठीक है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की गई है कि उनको स्कूल भेजना उनका कर्तव्य है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने किस तरीके से एक प्रश्न को ही डिस्कस किया, लेकिन उस प्रश्न से कितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते थे हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, अगर आपसे पूछे कि किस भाग में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है, तो 4th A में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 4 में बोला गया है, ये याद रखिएगा। भाग कौन सा है, 4th A है, और अनुच्छेद आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया है 51A है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। 14 प्रश्न को अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। कौन सा एक वैधानिक निकाय है, नीति आयोग दिया गया है, भारत का विधि आयोग दिया गया है, फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग दिया गया है, केंद्रीय सूचना ब्यूरो दिया गया है। तो यहाँ पे वैधानिक निकाय आपका है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो 14 का सही उत्तर है वो है सी, आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास 1969 में मोनोपोलीज एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड,
ठीक है। प्रैक्टिस एक्ट, जिसको कि MRTP एक्ट भी कहा जाता था, 1969 में आया। 2002 में इसी को रिप्लेस किया गया किससे? प्रतिस्पर्धा अधिनियम से। तो याद रखिएगा ये आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, जो कि MRTP एक्ट, ये 1969 में था और इसी को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लाया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, औषधि दी गई है और वनस्पतियां दी गई हैं, मेडिसिन दी गई है और सोर्स प्लांट दिया गया है। तो चलिए एक एक को देखते चलते हैं, ठीक है। एट्रोपिन की जब हम बात करते हैं तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका बेलाडोना से रिलेटेड है। तो ए का सेकंड जैसे करेंगे तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं। पपेन की अगर हम बात करें तो ये पपीता से पपेन पपीता, ठीक है, पपाया पपेन, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो अगर किसी को नहीं आता है तो वो ये तो समझ ही सकता है ना, तो बी का थर्ड हो गया, ठीक है। मेथॉल की अगर हम बात करें तो मेथॉल किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पे मेथा से, ठीक है। मेंथॉल की अगर हम बात करें तो मेंथा से, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे सी का फोर्थ। देखो किस तरीके से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिंकोना की अगर बात करें तो बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है कि सिंकोना किस वनस्पति से मिलती है? तो वो कुन्यान से मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को देखिए। 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? ट्रांजिशन जोन की बात की गई है। 2 इकोसिस्टम के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं? ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इकोटोन दिया गया है, कोर जोन दिया गया है, इकोलॉजिकल नीचे दिया गया है, मेगा डायवर्सिटी जोन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं 2 इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है, इकोटोन कहते हैं। अब आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर समुद्र है या फिर सी है, कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, मतलब पानी है यहाँ पर खाली, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से थोड़ी देर पे लैंड स्टार्ट हो गया है, लैंड मतलब जमीन आ गई है, और इधर का जो एरिया है वो एक मार्शी एरिया है, मतलब एक दलदल है, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, ये जो ट्रांजिशन जोन है, मतलब एक एक्वेटिक सिस्टम से, एक्वेटिक इकोसिस्टम से हम लैंड इकोसिस्टम के तरफ मुड़ रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो बीच का जो एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। और इस इकोटोन में जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सी एक्वेटिक इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और लैंड इकोसिस्टम के भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो दोनों की विशेषता यहाँ पर इस इकोटोन में होती है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया कि 2 इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को हम इकोटोन कहते हैं। 17 बोला गया है, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? साइज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग इन इंडिया, ठीक है, लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर, 2 to 10 या मोर देन 10 हेक्टेयर। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का ए, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम को हम सीमांत जोत कहते हैं, और लघु जोत किसको कहते हैं? जिसका कि 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है। 18वें प्रश्न को देखिए। ब्रिटिश कालीन भारत में पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसे कहा गया है? राजा राम मोहन रॉय, कृष्णदास पाल, दीन बंधु मित्र या दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदास पाल, बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णदास पाल को कहा गया है। इन्होंने, ये आपके संपादक थे किसके? हिंदू पेट्रियट के, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजदूत, अग्रदूत कहा गया है। अग्रदूत इसे कहा गया है राजा राम मोहन रॉय को। और जब भी हम राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे तो आत्मीय सभा याद रखेंगे, ब्रह्म समाज याद रखेंगे, सती प्रथा की बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 19 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बुक्स दिए गए हैं और ऑथर दिए गए हैं, ठीक है, लेखक दिए गए हैं। तो काव्य प्रकाश की बात कही गई है तो मम्मट, ठीक है। मत विलास प्रहसन की बात की गई है तो महेंद्र वर्मन। गाथा सप्तशती की बात की गई है तो हाल, और बाल रामायण की बात की गई है तो बिल्हड़।
तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट की बात की गई है, इसीलिए 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। जब हम बाल रामायण की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है, राजशेखर हैं, और बाकी जो पुस्तक और लेखक के ऑप्शन दिए गए थे वो एकदम ही सही थे। 20वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। पहले अगस्त ऑफर की बात की गई है, क्रिप्स मिशन की बात की गई है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई है, फिर पर्सनल सत्याग्रह की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगस्त ऑफर आया है, ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनल सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 1 4 2 3, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए अगस्त प्रस्ताव, देखिए दो चीज में लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जब मैं पढ़ाती भी हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम अगस्त ऑफर पहले आया कि क्रिप्स मिशन पहले आया। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे हिस्ट्री को तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पहले आए। लेकिन अगर बाई चांस आपने नहीं पढ़ा है कि अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में क्या क्या बोला गया था, तो आप ये याद रखिएगा, जब भी हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद सी आता है। तो पहले अगस्त ऑफर आया है, फिर क्रिप्स मिशन आया है, और क्रिप्स मिशन वही मिशन है जिसको कि क्या बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात कही जा रही है, ठीक है, और हमने तो डोमिनियन स्टेटस की बात तक कब खत्म कर दी थी, 1929 में। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लाहौर में, वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फैलाकर कहा था, आज से हमारी डिमांड होगी पूर्ण स्वराज की। अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात खत्म। और अभी भी ये आपके क्रिप्स मिशन में भी ये 1942 आ गया, 1929 से 1942 आ गया, अभी भी आप डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं कि आप दूसरे विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, इसलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। तो पहले अगस्त ऑफर आया, ठीक है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसको कहा जाता है। और पहले सत्याग्रही जो थे वो कौन थे, विनोबा भावे थे, याद रखिएगा। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, उसके जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, लेकिन दूसरे कौन थे, तो दूसरे कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया है मार्च में, और क्रिप्स मिशन के बाद क्या आया है, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत ने कहा कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट, अब छोड़ के भागो, इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई की बात कही है, ठीक है। तो 1942 याद रखिएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं और सूची दी गई है। क्लास प्लीज आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं इन 35 प्रश्नों को एक्सप्लेन कर रही हूँ और इनसे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रही हूँ तो क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर मैं क्या करूं, 35 प्रश्नों को लाऊं और क्लास में तुरंत उन 35 प्रश्नों के सही उत्तर बता दूं और क्लास को एंड कर दूं, तो वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी क्लास। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि इन 35 प्रश्नों से रिलेटेड और कैसे प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको समय मुझे देना पड़ेगा। आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं आराम से। चलिए यहाँ पे इंडस्ट्री दी गई है और प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जब भी हम ब्रास इंडस्ट्री की बात करते हैं, पीतल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मुरादाबाद की बात करते हैं, लॉक की बात करते हैं तो अलीगढ़ के ताले की बात करते हैं, ठीक है। बेल इंडस्ट्री की बात करते हैं, घंटी की, तो सहारनपुर की बात करते हैं, और चीनी उद्योग की जब हम बात करते हैं तो हम मेरठ की बात करते हैं। तो 21वें का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। ओडीओपी से रिलेटेड प्रश्न आप पेपर में कई बार पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न, तो एक बार देख लीजिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को। 22वें प्रश्न का देखिए, आय का वितरण मापा जाता है, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी किस कर्व के द्वारा मेजर की जाती है, ये पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, लॉरेंस कर्व। तो 22वें का आपका सही उत्तर क्या है, बी। 22वें का आपका बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 23वां प्रश्न देखिए, 23rd प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रोटीन कॉल्ड हेपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक व्हिच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है।
हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन अमाशय के द्वारा होता है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। दूसरा है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन की बात की गई है, नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो कि रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, बी 2। 23वें का बी आपका सही उत्तर है। देखिए एक प्रोटीन होता है, ठीक है, फाइब्रिनोजन, जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है, एकदम सही है। जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हेपारिन जो है वो आपका स्टमक में प्रोड्यूस होता है, आमाशय में प्रोड्यूस होने की बात की गई। नहीं, वो आमाशय में नहीं प्रोड्यूस होता, वो आपका यकृत में प्रोड्यूस होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर लिवर दिया होता तब आपके दोनों ऑप्शन सही होते। तो गलती कहाँ है वो आपको पता चल गया होगा। 23वें का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है जो कि रक्त में थक्का बनने में मदद करता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है। 24वें प्रश्न को देखिए, टूथपेस्ट हमारे दांतों को खराब होने से बचाने में किस प्रकार सहायक होता है, ठीक है। टूथपेस्ट की बात की गई है, ब्रश की बात की गई है, मंजन की, और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ये भी बोला जाता है। तो कैसे, डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द माउथ बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द टीथ, या नन ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं जो टूथपेस्ट होता है वो मुंह में जो उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पर 24th का बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बार बार बोला जाता है कि कीटाणु, तो यहाँ पे जो पीएच स्केल होती है, मुंह के जो पीएच होता है वो कितना 5.5 से कम दांतों को खराब करना आरंभ कर देता है। यहाँ पे देखिए मुंह के पीएच मान के 5.5 से कम होने पर दांतों का खराब होना आरंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच के मकान के मतलब इसके नीचे जाने पर ये क्या होता है, ये आपका जल्दी जल्दी हटने लगता है। इसको पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, बस ये याद रखिएगा वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। 25वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का अभयचर कहा जाता है, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट क्लास किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बायरोफाइट दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर है। तो 25वें का बिना रुके सही उत्तर क्या होगा, बायरोफाइट। बायरोफाइट इज रिगार्डेड एज अ एम्फीबियन ऑफ द प्लांट क्लास, ठीक है। पादप वर्ग का अभयचर किसे कहा जाता है, बायरोफाइट को कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये देखिए, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो यह पादप तनों और पत्तों जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, उदाहरणार्थ मॉक्स या मॉइस्चर आदि। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने एक गलती कर दी थी, बायोफाइट की अगर मैं इमेज ले आई होती ना तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती। तो ये क्लास कभी कभी क्या किया करिए, जो चीज नहीं क्लियर हो पाए, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सब चीज 100% एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश जरूर करती हूँ कि आपको सब चीज समझ में आ जाए, ठीक है। लेक्चर इतना अच्छा हो कि बच्चे पढ़ने के बाद के वाओ मजा आ गई, पढ़ने में लगा कि कुछ पढ़ा है, अगर टाइम डिवोट किया है तो कुछ सीखा है ऐसा। लेकिन अगर बाई चांस आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप एक बार उसको सर्च कर लीजिए, और अगर सर्च करने पे भी नहीं समझ में आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। 26वें प्रश्न को देखिए, प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इंटेंसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी या फिर एम्पलीट्यूड। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य से के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कलर को डिटरमाइन करते हैं। जब एक पढ़ा होगा ऐसे एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म है, यहाँ से जब एक व्हाइट लाइट पास होती है तो वो आपके अलग अलग रंग में विभाजित होती है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, ठीक है। 7 कलर्स हो गए, और यही आपके रेनबो के भी कलर होते हैं। तो ये किस बेसिस पे आपके क्लासिफाई होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो 26 का बी आपका सही उत्तर है। 27 को देखिए, यहाँ ये भी एक बड़ा प्रश्न है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा इसी खनिज से बना है, समानता या उल्का पिंड में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका
शामिल होते हैं और इसका रंग हरा अथवा काला होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 10% जो अर्थ की सरफेस है वो इस मिनरल से बनी है। ये मिनरल्स जो है वो मेटेरॉइड्स में पाए जाते हैं और इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ये सब मिलते हैं और इनका कलर मेनली आपका ग्रीन या ब्लैक होता है। ये किस मिनरल की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी बात की गई है पायरोक्सिन की। तो 27 का जो सही उत्तर है वो क्या है, सी है। ये एक अच्छा प्रश्न है। अगर पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना तो बहुत से बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे 27 का सी आपका सही उत्तर है। 28 प्रश्न को देखते हैं, फूल गोभी में बटनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है। ठीक है, बटनिंग डिजीज की बात की गई है जो कि कॉलीफ्लावर में होता है। ये किसके डेफिशिएंसी से होता है, मोलिडेनम की, नाइट्रोजन के, बोरॉन के या फिर मैग्नीज के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है, नाइट्रोजन की कमी के द्वारा बटनिंग डिजीज होता है कॉलीफ्लावर में। तो 27 का बी आपका सही उत्तर था। अब यहाँ पर कुछ और फसल दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड रोग दिए गए हैं। देखिए पीसीएस की परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन आरओ की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं फसल में रोग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा और किस तत्व की कमी से होते हैं इसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें आलू की तो इसमें ब्लैक हार्ट नाम का रोग पाया जाता है। वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण। पेपर में पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण। ठीक है, फिर मटर में अगर हम बात करें तो मार्श रोग की किसकी कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में प्रश्न बन सकता है। 29 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड की बात कही गई है। कुछ कमिटीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है, सभाओं के नाम दिए गए हैं। सोशल सर्विस लीग 1911, सर्विस कमेटी सेवा समिति 1914, ठीक है, धर्म सभा 1830 और फिर आपको दिया गया वेद समाज 1875, 75 की बात की गई 1875 में। तो वेद समाज जो है वो 1875 नहीं 1864 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 29 का डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सोशल सर्विस लीग की अगर हम बात करें तो 1911 एमएन जोशी, याद रखिएगा एनएम जोशी, याद रखिएगा क्लास, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, एनएम जोशी का नाम याद रखेंगे। सेवा समिति की अगर हम बात करें 1914, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, फिर ये इलाहाबाद में, ये भी याद रखिएगा, प्रयागराज में। धर्म सभा की अगर हम बात करें तो 1830 राधाकांत देव का नाम याद रखेंगे और वेद समाज की 1864 केशव चंद्र सेन। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ मेला के नाम दिए गए हैं, यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न है और एरिया दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। जब हम बात करते हैं देवक्षण मेला की, तो देवक्षण मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। तो ए का आपका क्या होगा सही, मथुरा। ठीक है, फिर डाई घाट की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर, ठीक है, गणगौर की बात करें तो आगरा, कलिंजर की बात करें तो बांदा। तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर होगा, मतलब सब सामने सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं सही है। ठीक है, एकदम सही है। चलिए 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ। ठीक है, याद रखिएगा आप 7 कलर्स को भी याद रखेंगे। ठीक है, रेनबो वाले जो कलर्स है विबग्योर, याद रखिएगा क्लास को। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। ठीक है, हड़प्पन साइट की बात की गई और पूछा गया कौन सा गुजरात में लोकेटेड है। कालीबंगा, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका 2 और 4। लोथल और धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। 2 और 4 कहाँ दिया गया है, 32 का डी। ठीक है, मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है, अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, लोथल व धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। अब यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल के नाम दिए गए हैं, उनका उत्खनन वर्ष दिया गया है, उत्खनन कर्ता दिया गया है और कहाँ वो स्थित है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है, कालीबंगा याद रखेंगे राजस्थान, रोपड़ याद रखेगा पंजाब, लोथल मैंने आपको बताया गुजरात हो गया। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो हरियाणा में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेपर में अभी कुछ सालों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी हड़प्पन साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में है।
तो जो भी नाम लिखे हैं ध्यान से पढ़िएगा इसको। आलमगीरपुर, ठीक है, बारगांव, हुलास, मंडी, सनौली, सोती, ये कुछ ऐसे इंडस वैली के साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। 2 बार लगातार 2 पेपर थे, आरओ यारो का पेपर था और शायद यूपी का पेपर था, कोई ऐसे, या बीईओ का पेपर था। लगातार ये पेपर पूछा गया था कौन कौन से हड़प्पा साइट उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, बारगांव, हुलास, मंडी, सनौली और सोती, ये सब कहां पर है, इंडस वैली साइट्स उत्तर प्रदेश में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 33वें प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट में, टैगा फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अच्छा, पर्णपाती वन की बात करते हैं, जो कि एक समय पे क्या करते हैं, पतझड़ जहां पे आ जाती है, ठीक है, एक समय पे हरे भरे रहते हैं, फिर एक समय पे पतझड़ आ जाती है, पेड़ जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। टैगा फॉरेस्ट में बहुत ठंड पड़ती है, जहां पर बहुत ठंड है वहां पर आपकी कैसे बायोडाइवर्सिटी होगी, वहां पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म का वहां पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। अगर ये हमारा ग्लोब है तो ये जो रीजन है, ये इक्वेटर के इधर वाला रीजन जो है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। 34th की अगर हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई कृषि विद्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मेरठ में है, ठीक है। एक बहुत ही आसान प्रश्न था, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरठ में स्थित है। 35वां प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। यहाँ पर कुछ टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं और प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। वृंदावन मंदिर सभी को पता है, मथुरा में, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो बनारस सभी को पता है। देवी पाटन टेम्पल की बात करें तो तुलसीपुर, ये भी सभी को पता है, ठीक है, देवी पाटन हो गया आपका इधर। और जेके मंदिर की अगर हम बात करें तो जेके मंदिर आगरा में नहीं है, कहां पर है, कानपुर में है। तो बी आपका इनकरेक्ट बोला है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जेके मंदिर आपका कानपुर में है। तो थैंक यू सो मच क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई चीज सजेस्ट करनी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। किसी टॉपिक में परेशानी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।